Good morning students, I am Vinay Uttam, your assistant teacher, and today we are going to discuss chapter number 3rd of history, the Delhi Sultanate. In this chapter we will discuss about the foundation of the Slav dynasty, the Khilji dynasty, the invention of Taimur, the Sayyid dynasty and the Lodi dynasty. स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे होती है और कौन कौन से उसमें मेन जो डायनेस्टीज थी उन्होंने रूल किया, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है ये स्टार्ट कैसे हुई। तो जब लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोगों ने ये देखा था कि वो भारत आते हैं, भारत आने के बाद वो यहाँ पे लूटपाट करते हैं और यहाँ पे अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। जो मोहम्मद गोरी है उसकी कोई संतान नहीं थी, तो वो अपने गुलामों को यहाँ पर छोड़कर चला जाता है। फिर जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद मतलब 1206 सीई में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो उसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और गुलाम वंश की स्थापना करता है। जब वह स्वयं को शासक घोषित करता है, सुल्तान घोषित करता है, तो उसके साथ जो और गुलाम थे जो मोहम्मद गोरी भारत को छोड़ गया था, तो वो लोग विद्रोह कर देते हैं। लेकिन मोहम्मद गोरी के बाकी के जो गुलाम जो उनको कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हार मिलती है और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाते। आपको मैं एक चीज़ इसमें बता देता हूँ कि जो दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत में जिसने भी कोई नई डायनेस्टी स्टार्ट की है, न्यू डायनेस्टी, वो बहुत ज़्यादा दिन तक शासक नहीं बन पाया। ये एक कोइंसिडेंस है, कोई ऐसा इतिहास में कोई नियम नहीं लिखा गया है, ऐसा एक कोइंसिडेंस होता रहा है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी 4 साल का शासनकाल रहा। उसमें उन्होंने अजमेर, झांसी, दिल्ली और मेरठ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो बहुत उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब होता है जो लाखों का दान करता हो। वो लाखों में दान करते थे, इसलिए उन्हें लाख बख्श कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उन्होंने कुव्वत इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई। आए दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है वो उनके द्वारा बनाया गया। और जो कुतुब मीनार है वो कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही प्रारंभ करवाया था, जिसको बाद में उनके दामाद इल्तुतमिश द्वारा उसको पूर्ण करवाया था। इनकी मृत्यु 1210 में पोलो खेलते हुए हो गई थी। ये पोलो खेल रहे थे और घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का पूरा नाम था शामसुद्दीन इल्तुतमिश। इन्होंने शमसी डायनेस्टी के गुलाम वंश में ही शमसी डायनेस्टी के नाम से अपना राज्य चलाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उन्होंने राज्यपाल संभाला और मंगोलों के जो उस समय अटैक हो रहे थे उससे लोहा लिया, लड़ाई करी, जीती, उसको रोका। इन्होंने राजपूत रूलर जो उज्जैन के थे उसको भी अपने राज्य में मिलाया और लाहौर और मुल्तान में जो नसरुद्दीन था उसको भी हराकर उन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया था। फिर बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। इनका भी शासनकाल बहुत छोटा रहा, 1236 से 1240 वाला टर्म 36 to
40 तक इनका राजकाल रहा। रजिया सुल्तान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छी शासिका थी। सभी तरीके के शस्त्र और विद्याओं में निपुण थी, लेकिन उसका महिला होना ही उसके विनाश का कारण बना। इल्तुतमिश के कई पुत्र थे, लेकिन उनमें से राजा बनने की योग्यता रखने वाला कोई पुत्र नहीं था। इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को सुल्तान बनाया। लेकिन क्योंकि वो एक महिला थी, तो वहाँ के अमीरों ने और उसके भाइयों ने ये सोचा कि अगर रजिया यहाँ की सुल्तान बन जाएगी तो हमें उसके सामने झुकना पड़ेगा, सिजदा करना पड़ेगा और उसके अंडर में रहकर हमको काम करना पड़ेगा। तो ये उन लोगों को मंजूर नहीं था। इसीलिए बाद में उसके छोटे भाई के द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई और वह स्वयं वहाँ का सुल्तान बन बैठा। लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि वो एक अयोग्य शासक था, वो सत्ता से हटा दिया गया और जो एक मजबूत स्थिति इल्तुतमिश ने बनाई थी दिल्ली सल्तनत की, वो धीरे धीरे चरमराने लगी। गयासुद्दीन बलबन के बारे में बात करते हैं। 1266 से 1227 ईस्वी के आसपास की बात है ये। आफ्टर द नसीरुद्दीन्स डेथ इन 1266, बलबन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। नसीरुद्दीन के बाद जो बलबन था उसने आपको दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। वो मंगोलों से अपने राज्य को सुरक्षित करना चाहता था, जिसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हुआ। और उसने सिजदा, पाबोस जैसी जो पार्शियन कल्चर की चीज़ें थी उसने अपने दरबार में लागू की। सिजदा का मतलब आप एक तरीके से ये मान लीजिए कि वो ये कहता था कि ईश्वर के बाद, अल्लाह के बाद जो सुल्तान है सिर्फ वही है। वो अपने आप को ईश्वर के बराबर मानता था। इसीलिए उसने सिजदा और पाबोस ऐसी प्रथाएं लागू। सिजदा का मतलब होता है झुककर सुल्तान को सलाम करना, उनके हाथों को चूमना, और पाबोस का मतलब होता है लेट कर दंडवत प्रणाम करना। बलबन की जो मृत्यु थी वो 1287 में, बलबन डाइड इन 1287 CE। और इसके बाद जो उसके सल्तनत में बहुत कमज़ोर लोग आए और बाद में ये सल्तनत खत्म हो गई। 1290 पे की जो खिलजी डायनेस्टी है वो स्टार्ट होती है। अब 1219 से 1316 से तक खिलजी डायनेस्टी रहती है। खिलजी डायनेस्टी में सबसे पहला जो शासक थे, रूलर था, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1290 to 1296। अब देखिए इनका भी कार्यकाल बहुत छोटा था। ये भी लगभग 6 वर्ष तक ही शासन कर पाए। बहुत ही उदार शासक थे ये। और इसका जो भतीजा था और जो इसका दामाद था, मतलब जो भतीजा था वही इसका दामाद भी था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। उसने अपने चाचा और ससुर मतलब जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी की हत्या की और स्वयं वहाँ का सुल्तान बन बैठा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 to 1316 तक रूल किया। वो बहुत ही एम्बिशियस रूलर था और खिलजी डायनेस्टी का सबसे सक्सेसफुल रूलर भी वही था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इतना एम्बिशियस पर्सन था कि उसकी 2 महत्वाकांक्षाएं थी, 2 इच्छाएं थी जिन्हें वो पूरा करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो नहीं कर पाया। पहली इच्छा उसकी ये थी कि वो एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन
ये इच्छा उसकी पूरी नहीं हुई, और वो दूसरी इच्छा उसकी ये थी कि वो अलेक्जेंडर जो सिकंदर था उससे बहुत प्रभावित था, और वो भी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था, क्योंकि उम्र बहुत हो गई थी और शासन का कार्य भी उसे देखना था। इसलिए जो दिल्ली के कोतवाल थे उनके समझाने पर उसने अपनी ये दोनों इच्छाएं छोड़ दी। लेकिन वो अपने आप को सेकेंड एलेक्जेंडर कहता था, मतलब दूसरा सिकंदर कहा करता था। अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत अच्छा था। आज भी जो बड़े फिलोसफर और हिस्टोरियंस हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के जो एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेटजी है उसे रीड करते हैं। कहते हैं कि पूरी दिल्ली सल्तनत में, या ये कह लें कि अगर पूरे भारतीय इतिहास को पढ़ा जाए तो शायद अलाउद्दीन खिलजी से अच्छी प्रशासनिक व्यवस्थाएं किसी के पास नहीं हो। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का संगठन किया। स्थायी सेना का संगठन का मतलब यह है कि पहले तो सेनाएं हुआ करती थी वो केवल युद्ध के समय में सेना का कार्य करती थी, बाकी समय वो अपने जो उनके ट्रेडिशनल वर्क होते थे, जैसे कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर में है, मतलब सब लोग अपना अपना काम करते थे और उन्हें कोई स्थायी वेतन भी नहीं दिया जाता था। उन्हें जमीन के टुकड़े दे दिए जाते थे जिसमें वो खेती करते थे और अपना जीवन यापन करते थे, जागीरें दे दी जाती थी। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना तो उसने एक स्थायी सेना का निर्माण किया। स्थायी सेना के निर्माण करने का मतलब यह है कि उसने अच्छे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करवाया। जो लोग सेना में भर्ती होना चाहते थे उनको उसने अच्छी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दिलवाया, और उनको जागीरें ना देकर, जमीन ना देकर उसने नियमित एक वेतन बांध दिया कि आपको सिर्फ सिपाही का ही, आर्मी का ही काम करना है और हम आपको जीवन यापन करने के लिए एक स्थायी वेतन की व्यवस्था कर रहे हैं। उसने घोड़ों को दागने की प्रथा भी प्रारंभ की। घोड़ों को दागने मतलब सिविलाइज्ड करना। तो ये उसकी बाजार व्यवस्था, उसके जैसी बाजार व्यवस्था आज भी लोगों के लिए रिसर्च का विषय, लोग पीएचडी करते हैं उसमें। उसकी बाजार व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि कालाबाजारी, धोखाधड़ी या कम पैसे लेकर और व्यवस्थाएं सही ना करना या अधिक पैसा लेकर अच्छी सर्विस ना देना, ये उसके समय में नहीं होते थे। अलाउद्दीन खिलजी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, वॉज ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। जो मार्केट स्ट्रेटजी थी उनकी वो इतनी अच्छी थी कि बाजारों में निरीक्षण करने के लिए उसने सुपरवाइजर्स लगा रखे थे जो बाजार में नियंत्रण करते थे। यहाँ तक कि सुल्तान स्वयं खुद भी कभी ना कभी बाजार में जाकर उन चीज़ों को देखते थे, सुपरविजन करते थे और भेष बदल के जाके उन व्यापारियों से मिलते थे। राज्य में क्या परेशानियां हैं, कहीं कोई किसी को धोखा तो नहीं दे रहा, कोई गलत माल तो नहीं दे रहा है, कहीं पे करेंसी तो नहीं गलत चलाई जा रही है। इन सब चीज़ों का उसने बहुत नियंत्रण था और कठोर सजा देता था। पकड़े जाने पर आप सामान में जितने वजन की बेईमानी करते हैं वो आपके शरीर से उतने ही वजन का मांस निकलवा लेता था। इस वजह से उसके समय में बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत अच्छी थी। उसका एक जनरल था उसका, जिसका नाम था मलिक काफूर। उसका बहुत ही वफादार व्यक्ति था और उसने साउथ की तरफ, साउथ में अलाउद्दीन खिलजी को बहुत विजय दिलाई। पूरे साउथ का जब कैंपेन किया था उसने, तो पूरे साउथ को राउंड दिया था और वहाँ का पूरा एरिया जो दिल्ली सल्तनत में, जो उस समय अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में थी, उसमें मिला दिया।
अब तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब हम लोग आगे बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में, वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ आप जानना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।